नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के समय में जहां विमेन एम्पावरमेंट को लेकर जागरूकता फैलाई जा रही है, सरकार और समाज के द्वारा इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पिछले कुछ समय में महिलाओं के साथ होने वाले क्राइम्स की संख्या बढ़ी है। क्योंकि अब भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो लड़कियों को, महिलाओं को दबाकर रखना चाहते हैं, उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। और जब भी कोई लड़की या महिला उनकी इस रूढ़िवादी सोच के खिलाफ अपना सर उठाती है, तो उसे कुचलने के लिए षड्यंत्र तैयार किए जाते हैं। इतना आसान ना मैडम जी, मर्डर केस है, 10 लाख तो लग जाएंगे आपके। लेकिन सर, इसकी क्या गारंटी है कि 10 लाख में मेरा रिलेटिव छूट जाएगा? यो हमारी गारंटी है मैडम, सब क्लियर हो जाएगा। कोर्ट में गवाह मुकर जाएगा और आपका रिश्तेदार छूट जाएगा। और चलो FIR की कॉपी भी दे देंगे, भेज देना रद्दी। और इससे बड़ी क्या गारंटी चाहिए आपको? देखा आपने, ये है हमारी राज्य की पुलिस की दुर्दशा। पुलिसकर्मी समय के साथ साथ निरंकुश होते जा रहे हैं। क्या वाकई में ऐसे लोग हमारे कानून व्यवस्था को सुचारू रख सकते हैं? क्या वाकई में ऐसे भ्रष्ट वर्दीधारी अपराधी हमें न्याय और इंसाफ दिला सकते हैं? जरा सोचिए। मैं प्रीति जैन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी, किसी दूसरे सफेद पोश को बेनकाब करूंगी। जय हिंद। मैम, हम ये वीडियो हाइड कर देते हैं। हमें ऐसे में पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए। यहाँ रक्षक भक्षक बन के घूम रहे हैं। नेहा, कहाँ जा रही हो? मैं अपनी फ्रेंड के घर लंच पे जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, अंदर जाओ वापस। गो बैक टू योर रूम नेहा। नेहा, मैम ने अभी भी एक वीडियो अपलोड किया है और पहले भी इस घर पे, मैम पे, दोनों पे हमले हो चुके हैं। ऐसे में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूँ? 24/7 इस जेल में सड़ती रहूं और इनके इशारों पे चलती रहूं? मैं ना परेशान हो गई हूँ। क्या मिलता है आपको ये स्टिंग ऑपरेशन करके? आई जस्ट हेट यू मम्मा एंड योर डैम चैरिटी वर्क। गो टू योर रूम नाउ। अब आगे किस पे स्टिंग ऑपरेशन करना है? रिसर्च किया है कुछ तुमने? मामू जान, सलाम वालेकुम मामू जान। अरे वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह। अम्मी जान कैसी है? अम्मी जान बहुत अच्छी है। 50 फोन आ चुका उनका। चल चल चल, आजा आजा। कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना जेल में? जेल में क्या है? तकलीफ। अरे अल्लाह कसम, मेरी निगाहें तरस रही उसे देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मेरा लाल, मिर्ची ला। अल्लाह तुझे बुरी नजर से बचे। काकोरी कबाब, दम बिरयानी, शाही टुकड़ा, अम्मी ये सब ना जेल में खाने के लिए तरस गया था मैं। सब कुछ तुम्हारे लिए ही बनाया है। अम्मी, भाईजान, शाहिद मेरे भाई। कब? माशाअल्लाह, 3 साल में कितना बड़ा हो गया। और पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बढ़िया? बहुत अच्छी। हमारे स्कूल में अव्वल आता है, स्कूल का हेड बॉय है। इसे देख के लगता है कि जरीन और इम्तियाज खान की औलाद है। ये सलमा कहाँ है? हमारे रिहा होने की खबर दी ना उसे? हाँ अम्मी, मेरे निकाह की जितनी जल्दी हो सके ना तारीख पक्की करा दो आप। अरे क्या हुआ? सलमा के नाम से चुप क्यों हो गए आप? कितने महीने से मुझे मिलने भी नहीं आई वो जेल में। आ जाएगी वो, तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। हमारे साथ यहाँ पे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ अधिकारी मौजूद हैं, जो यही आपके सामने चेक करेंगे कि आपके और हमारे घर में आने वाला ये दूध कितना शुद्ध है। देखा जी, वो स्टिंग ऑपरेशन वाली प्रीति जैन हमारे टेम्पो के दूध को चेक कर रही है और वीडियो भी बना रही है, और उसके साथ फूड ऑफिसर और पुलिस वाले भी हैं। तो सर, आप बता सकते हैं इस दूध में कितना पानी है?
80 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध है। सुना आपने? 80 लीटर पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध है। इस डेयरी के मालिक हैं शंभू सिंह जी, जो हमारे पूर्व नेता नंद कुमार तिवारी जी के बचपन के दोस्त हैं और उनके निजी सलाहकार भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। शांति, संयम, सद्बुद्धि। प्रीति जी, आप ये पैसा रख लीजिए और इसकी ओरिजिनल कॉपी हमको दे दीजिए, और बाकी की जो भी कॉपी आपके पास है उनको आप डिलीट कर दीजिए। अगर इसी तरीके से पैसे कमाने होते तो मैं बाजारू औरत नहीं बन जाती। अपने पैसे उठाइए और निकलते बनिए यहाँ से। प्रीति जी, हमको तो पैसे खर्च करने हैं, या तो आप ले लीजिए या हम आपके लिए किसी और को दे देते। अब ये पैसे तो आप ही के ऊपर खर्च होंगे। अब इससे पहले कि आप कहें कि एक और स्टिंग ऑपरेशन हो गया, मैं आपको चेतावनी देना चाहती हूँ कि हमारी जो यहाँ पर बातचीत हो रही है ना, वो इस सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हो रही है। इसमें तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो तो रिकॉर्ड नहीं हो रही ना? क्योंकि ऑडियो मैं इस फोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैडम, हम तो आपकी ईमानदारी चेक कर रहे थे, आपका स्टिंग करके। हम मजाक कर रहे थे आपसे। आइंदा मजाक उनके साथ कीजिएगा जिनको चुटकुले सुनने का शौक है। मेरा काम तो आप जैसे लोगों की जिंदगी का मजाक बनाना है। अपने पैसे लीजिए और निकलिए यहाँ से। नमस्कार। राजेश खत्री, ये क्या बार बार मुझे नोटिस पे नोटिस भेज रहे हो? वकील होने का धौंस दिखा रहे हो मुझे? चाहते क्या हो तुम? मैं बस अपने मकान का किराया चाहता हूँ, जो तुमने पिछले 3 साल से नहीं दिया है। तुम भी जानते हो मैंने 2 साल और 3 महीने का किराया क्यों नहीं दिया अब तक। अरे हाँ, तो कम से कम 9 महीने का दे दो। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें फाइनल नोटिस भेजूंगा मकान खाली करने के लिए। देखो, तुम जैसे वकीलों से मेरा रोज पाला पड़ता है। आइंदा से मुझे नोटिस मत भेजना। जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे मैं खुद तुम्हें फोन कर लूंगी। कहाँ जा रही हो? मेरे फ्रेंड का बर्थडे है। कोई बर्थडे में नहीं जाना, मना किया था ना तुमसे। बट इट्स माई फ्रेंड्स बर्थडे। मुझे कोई बहस नहीं करनी, और वो भी इस वक्त। चलो जाओ अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। चलो जाओ अपने रूम में, जाओ। जैन सर, आइए सर। सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया है। लड़की का रेप भी हुआ है, कुर्ता फटा हुआ। आसपास कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, कोई वेपन नहीं मिला। सर, लड़की का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। उसके पर्स से ये आधार कार्ड मिला है, और सर ये बुर्खा ये यहीं पर था। सलमा सैयद मोहल्ला बड़ी मस्जिद, ये इलाका तो काफी दूर है यहाँ से। और एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है, कोई आता जाता नहीं है। वो लड़की यहाँ अकेले करने क्या आई हो? सर, हो सकता है किसी जान पहचान वाले के साथ आई हो। और वैसे भी इस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं लग रही। अक्सर ऐसे सुनसान इलाकों में कपल्स आते जाते रहते हैं। यहाँ बिल्डिंग में कहीं सीसीटीवी है? नहीं सर, यहाँ तो कहीं सीसीटीवी नहीं है। तो यहाँ आने वाले रास्तों में जहां जहां भी सीसीटीवी लगे हैं उनकी फुटेज सोर्सेज चेक करवाओ। ठीक है सर। श्वेता, बॉडी का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, की आग में चलेगा वो। अल्लाह, क्या किया ये? मार डाला उसने, मार
मेरी बच्ची अल्लाह, क्या हुआ? मरने वाली के क्या लगते हो तुम? मंगेतर। क्या नाम है तुम्हारा? सुलेमान अहमद। मार दिया मेरी सलमा को। ये कौन है जो रो रही थी? ये मेरी होने वाली सास थी, सलमा की अम्मी जुलेखा सैयद। ये रोते रोते किसके बारे में इशारा कर रही थी? मार दिया, मार दिया। जफर खान, उसी ने मारा मेरी सलमा को और उसी ने मेरी हालत की है। मैंने खाने के मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का बाप एक खूनी हो। ये सुलेमान जिंदा नहीं रहेगा, फिर देखता हूँ कौन निकाह करता है उससे। भूल मत कि तू 18 साल का हो गया है। अगर इसे कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। समझा कर। कौन है ये जफर खान? अब जेल काट कर आया है वो। सलमा और वो पहले निकाह करने वाले थे, लेकिन उसके जेल जाने के बाद सलमा ने उसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो मुझसे निकाह करने वाली थी, लेकिन कमजोर ने उसका खून कर दिया। कहाँ मिलेगा ये जफर खान? सर यहाँ से पैदल ही जाना होगा, गाड़ी नहीं जा सकती। आपा प्लीज। माफिया क्वीन जरीना खान हो तुम, और तुम्हारे बेटे जुर्म की ठेकेदारी कब छोड़ेंगे? तुम्हारा शौहर इम्तियाज खान 6 साल पहले पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया, तब भी तुम लोग नहीं सुधरे। 20 साल का बेटा 2 साल पहले एनकाउंटर में मारा गया। 17 साल का बेटा जेल में है। 18 साल का बेटा 2 महीने पहले बेल पर आकर रेप और मर्डर के केस में फिर फरार है। मुद्दे की बात कीजिए साहब। मुद्दे की बात यह है कि जफर खान है कहाँ? मालूम नहीं घर की तलाशी लो। सर। ये तुम्हारा छोटा शहजादा शाहिद खान। सर, अंदर कोई नहीं है। जफर का फोन भी बंद है सर। बेहतर यही होगा कि जफर खान खुद को पुलिस के हवाले कर दे। अगर नहीं भी किया तो वैसे भी मैं तुम्हारी ये माफियागिरी खत्म कर दूंगा। अल्लाह हाफिज। अजय सर, ये जफर के फोन को सर्विलांस पे डालो। वो ना हो वो अपनी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। ये रही सलमा सैयद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि वार लोहे की किसी भारी चीज से किया है, जिसकी वजह से सर का पीछे का हिस्सा 2 टुकड़ों में हो गया। लेकिन डॉक्टर का मानना है कि सलमा का रेप नहीं हुआ। राइट सर, लेकिन डेथ से पहले विक्टिम के साथ सेक्स जरूर हुआ था। लेकिन सलमा तो जफर से निकाह नहीं करना चाहती थी, तो फिर ये कंसेंसुअल सेक्स कैसे? और अगर कंसेंसुअल सेक्स हुआ है फिर मर्डर क्यों? सर, वारदात की जगह जहां जहां भी सीसीटीवी कैमरा था सभी की फुटेज मिल गई है। लगाओ। ये देखिए सर, 12:45 पर ये जफर किसी बुरखे वाली लड़की के साथ बाइक पर आ रहा है और ये बिल्डिंग के अंदर चलेगा। ये बुरखे वाली लड़की जरूर सलमा ही होगी। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद जरीना अपने छोटे बेटे शाहिद के साथ आती है और ये दोनों भी बिल्डिंग के अंदर चले गए। इसका छोटा बेटा तो माइनर है ना शाहिद? हाँ सर। बाइक कैसे चला रहा है वो भी बिना हेलमेट? ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बच गया होगा सर। और ये देखिए, लगभग 7 मिनट बाद ये दोनों माँ बेटे बाइक से जाते हुए दिख रहे हैं। और जफर? सर, ये पीछे वाले रास्ते की सीसीटीवी फुटेज है। जफर पीछे वाले रास्ते से जाते हुए दिख रहा है। ये जफर की बाइक की डिटेल्स फौरन सर्कुलेट करवाओ, और जफर की भी डिटेल्स, इंफॉर्मेशन पेट्रोलिंग टीम, हाईवे पुलिस, आसपास के थानों में सब जगह शेयर करो। और हाँ, ये जरीना और उसके छोटे बेटे शाहिद, इन दोनों को उठा के लाओ। ठीक है सर।
साहब सलमा को हमने मारा है। क्यों? जफर और शाहिद ने क्यों नहीं? शाहिद बच्चा है अभी। लेकिन जरीना जी, तुम्हारे यहां तो ये रवायत है नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाने की, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से जो मालूम है 2-3 साल में बालिग हो जाएंगे, सजा से छूट जाएंगे। अपने 3 बेटों के साथ भी तो ऐसे ही किया था तुमने। साहब शाहिद बिल्डिंग के अंदर तक नहीं गया, कुछ नहीं देखा इसने अपनी आंख से, तो खून कैसे करेगा? आप बाकायदा मालूम कर सकते हैं स्कूल जाकर। पढ़ाई में अव्वल है ये, जुर्म का अलिफ बे ते भी नहीं पता इसे। चलो तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं, तो जफर क्यों नहीं? वो भी तो सलमा से नाराज था। जफर सलमा को जान से ज्यादा चाहता था साहब, वो उसे कैसे मारेगा? तो फिर तुमने क्यों मारा? हमारे एक जानने वाले ने जफर को एक लड़की के साथ आजाद रोड पर जाते हुए देखा। फोन किया उन्होंने हमें। हेलो, हमें ये समझते देर नहीं लगी कि वो लड़की सलमा है। फिर हमने शाहिद से कहा कि हमें आजाद रोड लेकर चले। जब हम दोनों आजाद रोड पहुंचे तो बिल्डिंग के बाहर ही जफर की बाइक दिख गई हमें। तो यहीं रुक, हम अभी आते हैं। जफर, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। मैं तुमसे मिलने भी आई, तुम्हारे साथ हम बिस्तर भी हुई। अब खुदा के वास्ते तुम सुलेमान और मेरे परिवार को परेशान मत करना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। बचपन का प्यार है रे। ना मैं तुझे भूलूंगा और ना ही भूलने दूंगा। और सुन, निकाह तो किसी से भी कर ले, जब मैं तुझे बुलाऊं ना तो सीधा आना होगा। छी जफर, मुझे अब तुमसे घिन आ रही है। मैंने तुमसे ना शादी करने का फैसला बिल्कुल सही किया। मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, अब अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट डाल दूंगी कि तुम मेरा रेप करते थे और जेल जाने से पहले भी तुमने मेरा रेप किया था। मेरी बिल्ली मुझे में हो, अभी ब्लैकमेल कर रही है। तू जफर की थी, है और हमेशा रहेगी। मैं जा रही हूँ तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट डालने कि तुमने मेरा रेप किया था। क्या निकल, करता नहीं किसी से। खाला, अम्मी, सब सुन लिया हमने। अच्छा तो देख लो ना अपनी बेटी की करतूत, क्या कर रहा है आपका बेटा। कर लो ना इससे निकाह, पलकों पे बिठा कर रखूंगी तुझे। मैं एक खूनी के साथ निकाह नहीं कर सकती। आप हट जाओ, वरना मैं आप पर अपनी बेटी के साथ मिलकर जबरदस्ती करने का केस डाल दूंगी मैं। अरे जाने दो अम्मी, देखिए मैंने इसकी औकात। औकात की बात कर रहे हो? दिखाती तुम दोनों माँ बेटों को अपनी औकात। ये लो, मैं जा रही पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की तुमने मेरा रेप किया था। जफर को दूसरे रास्ते से बाहर भगा दिया साहब, और हम और शाहिद घर वापस आ गए। और वो हथौड़ा जिससे सलमा को मारा था? मालूम नहीं साहब, फेंक दिया होगा इधर उधर कहीं। कहीं फेंक दिया होगा या जफर लेके भाग गया, क्योंकि उसी हथौड़े से तो जफर ने सलमा को मारा था। क्यों शाहिद? मुझे कुछ नहीं मालूम, जैसा कि अम्मी जान ने कहा कि मैं बाहर था, अंदर क्या हो मुझे कुछ नहीं पता। जरीना खानम के इकबाल जुर्म के आधार पर पुलिस ने यह केस कोर्ट में फाइल कर दिया और ट्रायल भी शुरू हो गया। लेकिन पुलिस को अब भी शक था कि जरीना जफर को बचाने के लिए खून अपने सर पर ले रही है, इसलिए उन्होंने जफर को ढूंढने की मुहिम भी जारी रखी। पुलिस ने सलमा के मर्डर केस को लेकर जरीना के छोटे भाई शाहिद खान के इन्वॉल्वमेंट की भी तहकीकात की, लेकिन कोई सबूत ना मिलने और आस पड़ोस और स्कूल में उसकी साफ सुथरी छवि होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। जरीना एक शातिर अपराधी थी और अपनी बेल के लिए वो नए नए दावपेच लगा रही थी, लेकिन पुलिस उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड का तर्क देकर उसकी बेल एप्लीकेशन खारिज करवाने में कामयाब रही। इसी दौरान सीलमपुर थाने क्षेत्र में एक और सनसनीखेज मर्डर हो गया, जो टीवी और अखबारों की हेडलाइन बन गया। सर, डेड बॉडी अंदर है। सर, काफी हाई प्रोफाइल केस है। और काफी ज्यादा खून बहा है, यह हथौड़ा वहां पे पड़ा था। सर, लगता है कातिल पेशेवर नहीं है। ये हथौड़ा फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। ठीक है सर।
इस लेडी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। इनके जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस हुए हैं सारे देखे हैं मैंने। बहुत निर्दयता से मारा गया है इसको, बड़ी शर्म की बात है। सर दिन दहाड़े घर की 4 दीवारी में मर्डर हुआ है, बहुत ज्यादा सवाल होने वाले हैं हमसे। और कौन कौन रहता है इस घर में? प्रीति जैन अपनी बेटी के साथ रहती थी, नेहा जैन। और असिस्टेंट के कभी कभार घर में आता था। एक्चुअली वो घर से ही ऑपरेट करती थी। श्वेता, आई एम सॉरी नेहा, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल की घड़ी है तुम्हारे लिए, मजबूरी है। हमारे लिए कुछ सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है। आपने किसी को आते जाते देखा था? सर, मैं घर पे नहीं थी। कहाँ गई थी आप? मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी, जनकपुरी में। और आप? सर आज संडे है ना, मेरा वीकली ऑफ था। मैं तो सर अपने पीजी में था, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। आपको पता कब चला इस हादसे का? सर मैंने मैडम को फोन किया था, उन्होंने फोन पिक नहीं किया तो मैंने नेहा को फोन किया। सर मैंने भी मम्मा को फोन किया था, पर उन्होंने पिक नहीं किया, तो मैं घर आई और और मैंने इमीडिएटली आप लोगों को फोन कर दिया। तुम तो इनके काफी करीब थे। कभी इन्होंने जिक्र किया किसी से कोई दुश्मनी या किसी से इनको अपनी जान का खतरा हो? सर आज से 6 महीने पहले मैडम के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मैडम बाल बाल बची थी। सर मम्मा के बहुत सारे दुश्मन थे। उनका जॉब ही इतना रिस्की और थैंकलेस था कि आए दिन शाम सुबह उनको धमकी भरे फोन आते रहते थे। तुझे जो करना है कर ले, तेरी वीडियो तो मैं अपलोड करके ही रहूंगी। सर कई दफा तो ऐसा हुआ सर कि लोगों ने बाहर से पत्थर मार मार के घर की खिड़कियां तोड़ दी। इसीलिए सीसीटीवी कैमरा घर में लगाए हुए। सर ये तो बंद था। बंद है? हाँ सर, पूरी वायर निकली हुई है। ये डीवीआर बंद कब हुआ? किसने किया ये? सर पता नहीं। अजय सर, इस घर में जितने भी कैमराज हैं सबकी फुटेज चेक करवाओ। जी पता करवाओ उनकी रिकॉर्डिंग कब बंद हुई थी। ठीक है सर। सर इसके पहले भी प्रीति जैन पे हमला हो चुका है, उस केस को भी स्टडी करता हूँ। हो सकता है कि वो हमला और ये हमला दोनों कनेक्टेड हो सकता है। ये प्रीति जैन के ऑफिस में लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड डिस्क जो भी मिले उसका एक एक डेटा चेक कर मार। जी। बॉडी को पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भेज। ठीक है सर। जय सर। दिल्ली का सीलमपुर इलाका, यहाँ एक के बाद एक दिन दहाड़े ऐसी विभत्स हत्याएं हुई जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और अलग अलग विक्टिम्स के साथ हुए थे। लेकिन इन दोनों केसेस में एक कनेक्शन था। आखिर क्या था वो कनेक्शन? श्वेता, ये प्रीति जैन की बेटी नेहा जैन और प्रीति के असिस्टेंट कृष्ण कुमार, इन दोनों के बयान मुझे कुछ कोऑर्डिनेटेड से लग रहे हैं। एक काम करो, इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स निकलवाओ और साथ में प्रीति जैन के भी। सर, क्योंकि घर में फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। अब या तो घर में ही किसी के पास घर की दूसरी चाबी है या फिर जानबूझकर किसी ने दरवाजा घर का खुला छोड़ा था। लेकिन सर, जो घर में सीसीटीवी लगाएगा वो घर का दरवाजा खुला क्यों छोड़ेगा, जबकि उसकी जान को हर पल एक खतरा हो। ये बात भी सही है। हैमर की फॉरेंसिक रिपोर्ट जल्दी मंगवाओ। सर। हेलो, क्या? प्रीति जैन? हाँ भेज दीजिए, मैं चेक करती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ सर, अधिकारी मेरे जीजा जी ट्रैफिक पुलिस में और उन्होंने मुझे ये वीडियो और भेजा। हमारे घर पे आने वाला ये दूध कितना सर, शुद्ध प्रीति है? जैन ने आइए मिनिस्टर नंद कुमार तिवारी के निजी सलाहकार शंभू सिंह के डेयरी पर ये स्टिंग ऑपरेशन किया था। उस वक्त जीजा जी उसी के साथ थे, तो उन्होंने भी ये वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। श्वेता, मैंने प्रीति जैन ने जितने भी स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं
उसके सारे अपलोडेड वीडियोस देखे, लेकिन ये वीडियो तो अपलोड हुआ ही नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वीडियो की वजह से प्रीति जैन का मर्डर हुआ है? शांति, संयम, सद्बुद्धि, आप लोगों के पास क्या सबूत है कि हमने सुपारी दी? हमारी पार्टी सत्ता में है, हम भला ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत क्यों करेंगे? हमने वो वीडियो प्रीति जैन के असिस्टेंट कृष्ण कुमार से पहले ही 5 लाख रुपए में खरीद लिया था। वो खुद आया था हमारे पास उसे बेचने का प्रस्ताव लेकर। आप मुझे 5 लाख दे दीजिए, वीडियो की जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपके पास आ जाएगी और वो सोशल मीडिया पर कभी नहीं आएगी। हमें मालूम है पुलिस सबूतों के बिना पर काम करती है, इसलिए आप लोगों के लिए हम ये पेन ड्राइव लेकर आए। आप इसमें वो वीडियो देख लीजिए जो आपको प्रीति जैन के किसी भी लैपटॉप, कंप्यूटर या हार्ड डिस्क में नहीं मिलेगा। मैंने प्रीति जैन के घर के सारे हार्ड ड्राइव चेक कर लिए हैं। शंभू डेयरी स्टिंग ऑपरेशन का ओरिजिनल वीडियो कहीं नहीं मिला है। सर तिवारी मैडम को खरीदना चाहता था, लेकिन मैडम ने कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया। और तुम बिक गए। सर साल भर से मैडम के यहाँ काम कर रहा था, खाने पीने के अलावा कभी कुछ पैसे नहीं मिले, मैं लालच में आ गया सर। और दोबारा लालच में आके तुमने प्रीति जैन को मार दिया। सर मैंने नहीं मारा सर। तो मरवा दिया होगा या मारने में मदद की होगी। सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। तिवारी और उसका जो सलाहकार है ना सर, वो शंभू सिंह, मैडम ने उनके ऊपर कई बार पहले भी धावा बोला था सर, उन्होंने मारा होगा सर। मिश्रा सर अजय, नंद कुमार तिवारी, शंभू सिंह, कृष्ण कुमार, नेहा जैन, मुझे इन चारों के कॉल डिटेल्स, लोकेशन डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट जल्द से जल्द चाहिए। फिलहाल ये चारों प्रीति जैन के मर्डर केस में प्राइमरी सस्पेक्ट हैं। ठीक है सर। ये तुम दोनों की लोकेशन डिटेल्स, वारदात के वक्त आप दोनों घर में ही मौजूद थे। सीधी तरह से बताइए कि आपने अपनी मां को क्यों मारा? सर मैंने मम्मा का मर्डर नहीं किया है। झूठ बोल रही हैं आप। वारदात के वक्त आप अपने घर में मौजूद थी और आपने जानबूझकर अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ा ताकि बाहर से कोई अंदर आ सके, और कोई अंदर आया भी तो सीधा आपके कमरे में गया और आपके साथ मिलकर आपकी मां का काम तमाम कर दिया। अब वो केके था या फिर कोई और? नहीं सर, दिस इज नॉट ट्रू। ये तो सच है ना कि तुम्हारी अपनी मां से बनती नहीं थी? आए दिन हमेशा झगड़े हुआ करते थे और ये बात तुम्हारे घर से मिली सीसीटीवी फुटेज से साफ होती। यस सर, ये बात सच है कि हम लड़ते थे क्योंकि हमारे आइडियाज मैच नहीं होते थे। उनकी सोशल एक्टिविज्म और चैरिटी मेरी समझ से बाहर थी। लेकिन ट्रस्ट मी सर, मैं मम्मा की डेथ के बारे में कुछ नहीं जानती। कैसे पॉसिबल है ये? वारदात के वक्त आप अपने घर में ऊपर अपने कमरे में मौजूद थी, कोई बाहर से आया आपकी मम्मा को मारकर चला गया, आपको पता तक नहीं चला। कैसे पॉसिबल है ये? मैं तुम्हें कुछ आवाज सुनी? नहीं तो कोई है शायद। अरे तुम छोड़ो ना। आपका और केके का अफेयर है? यस सर, क्योंकि बचपन से मम्मा ने मुझे रिस्ट्रिक्शंस में पाला है। एक कृष्णा ही थे जो मुझे फ्री महसूस करवाते थे, वो तब भी मेरे साथ थे और आज भी। लेकिन मम्मा को इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद तुम्हारी मम्मा को इस बात पे शक हो गया था, इसलिए घर में उन्होंने सीसीटीवी लगवाया। पकड़ी ना जाऊं इसलिए मैं डीवीआर बंद कर देती थी और मम्मा को हमेशा लगता रहा कि डीवीआर में कुछ खराबी आ गई है। हर रोज की तरह उस दिन भी मैंने डीवीआर बंद कर दिया था और घर का दरवाजा खोल दिया ताकि केके चुपचाप मेरे कमरे में आ सके। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अननोइंगली मैं मम्मा के खिलाफ इतना बड़ा स्टेप ले लूंगी। काश मैंने उस दिन डीवीआर बंद नहीं किया होता तो आज पता चल पाता कि मम्मा का मर्डर किसने किया है। हाँ तो कृष्ण कुमार, आदमी तो तुम निहायत ही कमीने किस्म के हो। पहले प्रीति जैन को धोखा देने की कोशिश की, दूसरी बार तुम्हारी जरूरतों ने तुम्हारी बॉस प्रीति जैन को मारकर उसकी इकलौती बेटी नेहा जैन के साथ अय्याशी करने को मजबूर कर दिया। सर मैं प्रीति मैम को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने मुझे जर्नलिज्म सिखाया था सर,
वरना मैं तो कहीं बाहर सड़क पे पड़ा होता सर। तो फिर जब नेहा ने तुम्हारे लिए दरवाजा खुला छोड़ा था तो तुमने दरवाजा बंद क्यों नहीं किया? सर मैंने शायद दरवाजा बंद किया था सर। हाँ तो फिर साफ है ना, मर्डर तुम दोनों में से किसी एक ने किया या फिर दोनों ने? सर याद आया सर, याद आया सर, मैं कभी दरवाजा बंद करता ही नहीं था कि मैडम थोड़ी सी आवाज से ही अलर्ट हो जाती थी। सर वो आज भाईजान का कॉल आया था। क्या कह रहा था वो? सर वो अम्मी जान के बारे में पूछ रहे थे, उनके फिक्रमंद थे। उसे तुमने कहा नहीं हमारे पास आने के लिए? मैंने उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने बोला कि एक बार बस अम्मी को बेल मिल जाए, बस उसके बाद ही फिर वो आपके सामने आएंगे। फिर वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये शायद कुछ ज्यादा सीधा नहीं बन रहा। सर इसके ऊपर नजर रखते हैं। भाईजान 1 मिनट अपना मोबाइल देंगे? सर प्रीति जान की पोस्टमार्टम मौत दिन के 2 बजे हुई है। हथौड़े के जबरदस्त वार की वजह से मौके पे ही मौत हो गई। सर ऐसा लग रहा है कि सलमा की पीएम रिपोर्ट हम दोबारा पढ़ रहे हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जफर ने ही प्रीति को मारा? और वैसे भी जरीना का सुपारी लेकर लोगों को मारने का पुराना कारोबार है। लेकिन जरीना तो जेल में है। सर हो सकता है कोई बाहर का एजेंट हो। तो हमें इमीडिएटली 2 काम करने हैं। एक तो ये सुपारी लेने वाले एजेंट को ढूंढना, दूसरा प्रीति के दुश्मनों की लिस्ट बनाओ। पता करो उसमें ऐसा कौन सा आदमी है जिसकी जरीना तक डायरेक्ट पहुंचे। प्रीति जैन के घर से हमने जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे उसमें से ये कोर्ट का नोटिस भी मिला है सर, ये देखिए। ये तो घर खाली कराने का नोटिस। प्रीति जैन ने पिछले 3 साल से घर का किराया नहीं दिया था। नोटिस भेजने वाले का नाम है राजेश खत्री। और सर ये है प्रीति जैन का कॉल रिकॉर्ड्स, ये देखिए सर। शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा, लेकिन 9 महीने पहले के कॉल रिकॉर्ड में प्रीति किसी सूरज खत्री के साथ लगातार संपर्क में थी सर। जरा पता करो ये सूरज खत्री और राजेश खत्री के बीच में क्या कनेक्शन है। सर जफर के बारे में कुछ पता लगा? अभी तक तो नहीं सर। ये जरीना के सुपारी गेटवे का पता करो, क्योंकि अगर प्रीति और सलमा सैयद इन दोनों की मौत एक ही तरीके से हुई है तो मुझे लगता है कि दोनों की मौत में वेपन भी एक ही इस्तेमाल हुआ होगा। क्योंकि सलमा सईद के मर्डर स्पॉट से हमें मर्डर वेपन नहीं मिला था, जो कि प्रीति जैन के मर्डर स्पॉट से हमें बरामद हुआ। अजय, ये मर्डर वेपन लैब एक्सपर्ट को एक बार दोबारा चेक करवाने के लिए भेजो। मेरी गट फीलिंग है कुछ ना कुछ हाथ जरूर लगेगा। ठीक है सर। इंस्पेक्टर साहब, कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, किराया ना दे, खाली ना करे, तो क्या प्रॉपर्टी के मालिक को कानूनी कार्रवाई करने का हक है कि नहीं? अपनी प्रॉपर्टी खाली करवाने का हक है कि नहीं? आप बेमतलब अपना और मेरा टाइम जाया कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी कोर्ट में पेशी है, आई एम गेटिंग लेट। ये मेरा कार्ड है, जरूरत पड़े तो फोन कर ले। बाय बाय। आपको तो कोर्ट नहीं जाना है, बैठिए कुछ बातें करते हैं। मिस्टर सूरज, 9 महीने पहले तक आपकी प्रीति जैन से लगातार फोन पे बातें होती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो बातें बंद हो गई? मेरा और प्रीति का अफेयर था, हम शादी करने वाले थे, हमारा 2 साल का रिलेशनशिप था, पर उसने ही तोड़ दिया। देखो प्रीति, ऐसा क्यों? देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मेरी बात मानो प्लीज। सूरज प्लीज, हम अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। मेरी बेटी कभी भी नहीं चाहती थी कि मैं दूसरी शादी करूं, और अगर मैंने शादी कर भी ली ना तो भी वो तुम्हें कभी अपना पापा नहीं मानेगी। प्रीति मैं बात करूंगा नेहा से, मैं समझाऊंगा उसे। सूरज आई नो हो, वो नहीं मानेगी, और तुम तो जानते हो कि वही मेरी प्रायोरिटी है। आज के बाद हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। मैं टूट सा गया था, शराब का सहारा ले लिया, मैं रोज पीने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। क्या ये प्रीति जैन के मर्डर से मिली खुशी का असर है? नहीं सर, मैं अभी भी रिहैब से लौटा हूं। मैंने भी इनफैक्ट उससे कहा कि जब तक तेरा सूरज से अफेयर था तब तक तो किराया मत दे,
लास्ट के 9 महीने का दे दे, वो देने भी वाली थी, लेकिन मेरे बेटे राजेश को अर्जेंट पैसों की जरूरत थी तो उसने उसको नोटिस भिजवा दिए और वो रेगुलर उसको फॉलो करता था। मिस्टर सूरज, आप तो प्रीति के काफी क्लोज थे। आपको क्या लगता है प्रीति जैन को कौन मार सकता है? पता नहीं सर, पर हाँ, प्रीति को सबसे अधिक टेंशन नेहा की रहती थी और इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता मैं। सर मुझे तो ये पूरी फैमिली सस्पेक्ट लग रही है। ये सूरज खत्री के भी कहानी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ज्यादातर केसेस क्राइम ऑफ पैशन होते हैं और बात वो ज्यादा ही शुगर कोटेड बातें कर रहा था। वैसे आपने वो सूरज को नोटिस किया? वो भी नेहा की तरफ ही इशारा कर रहा था। सर एक अच्छी खबर है, प्रीति जैन मर्डर केस में जिस हथौड़े का इस्तेमाल हुआ है उसके गैप्स में सलमा के ब्लड ट्रेसेस मिले। मतलब सर जफर ने ही प्रीति और सलमा का मर्डर किया है। जफर जब वहां से भागा होगा तो अपने साथ मर्डर वेपन भी लेकर गया होगा, और जब उसे जरीना के जरिए प्रीति को मारने की सुपारी मिली तो उसने उसी मर्डर वेपन का यानी कि हथौड़े का इस्तेमाल कर प्रीति का मर्डर कर दिया। लेकिन जफर और जरीना के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है। जरीना जेल में है, जफर ना तो उससे मिल सकता है और ना ही फोन पे बात कर सकता है। हाँ, लेकिन इतना तय है कि सुपारी तो दी गई है। अब पता यह करना है कि जरीना ने वो सुपारी किसको दी है। हाँ जरीना जी का वकील हूं मैं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप वकील होने के साथ साथ एक सुपारी एजेंट भी। क्या? जी हाँ, राजेश खत्री ने आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा कराए। जान सकता हूं क्यों? तो राजेश मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे लोन दिया 25 लाख रुपए। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है? मेरी बकवास है ये, वो लोन नहीं। तो तुम्हारे जरिए प्रीति को मारने की सुपारी थी जरीना को। वकील साहब, अगर ये बात कोर्ट में पता चल गई ना तो आपकी ये वकालत का लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। रत्नेश भाई, मुझे इसकी सुपारी दो। ठीक है। जरीना जी को ये बात बताई मैंने, उन्होंने भी मेरे अकाउंट में पैसे मंगवा लिए ताकि मेरी फीस निकल सके। पर बाद में राजेश ने सुपारी कैंसिल कर दी। सर मैंने सुपारी कैंसिल कर दी थी, वरना उस दिन जब आप मेरे घर आए थे तो मैं आपको सच ना बता देता। आप जैसे वकीलों की सच्चाई हमें पता है वकील साहब। वाकई में सुपारी कैंसिल कर दी थी या फिर नई कहानी बना रहे हो? बताओ, किसके जरिए जरीना ने प्रीति जैन को मरवाया? उसका बेटा जफर था या फिर कोई और अगर जफर था तो कहां छुपा रखा है जफर को? सर मैं आपको बता चुका हूं, मैंने सुपारी कैंसिल कर दी थी और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इवन वो रत्नेश तो मेरे पैसे भी लौटाने वाला है मुझे। पुलिस को जरीना के छोटे बेटे शाहिद पर भी शक था, क्योंकि शाहिद के खानदान में 18 की उम्र से पहले नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाने का प्रचलन था। लेकिन शाहिद की एलिबी भी पक्की थी। प्रीति जैन की मौत के वक्त वो अपनी ट्यूशन में था, जो कि उसकी ट्यूशन टीचर ने भी कंफर्म किया। लेकिन पुलिस ने अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रखी। वो इस केस के सभी सस्पेक्ट्स के मूवमेंट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए थी। मैडम वो ठीक 1:30 बजे अंदर चला गया। मैडम अभी वो 4:30 बजे यहां से निकला है। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट। वो डस्टबिन के पास रुका है, शायद कुछ फेंकने के लिए रुका है। अच्छा, शाहिद ने कल भी कुछ फेंका था ना डस्टबिन में? जी मैडम, कल भी फेंका था। वो आगे बढ़ गया मैडम। देखो जरा क्या फेंका। आपको पता है ना, नाबालिग बच्चों के साथ शारीरिक संबंध बनाना कानूनी जुर्म है। अगर ये बात पब्लिक में आई ना तो जिंदगी भर के लिए बदनाम हो जाओगी। सॉरी मैडम, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। ये बताओ, 27 अक्टूबर को दिन में 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में शाहिद क्या तुम्हारे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आया था? नहीं सर। हाँ तो शाहिद, तुम्हारे भाईजान का फोन आया था? नहीं सर।
देखो शाहिद, सीधा मुद्दे पे आते हैं। हमारी टीम को तुम्हारी बाइक से कुछ ब्लड सैंपल्स मिले। रिपोर्ट आने पर क्लियर हो ही जाएगा और तुम जेल भी जाओगे। तो सीधी तरह से बता दो कि वो खून किसका है और तुमने किस किस को मारा है। बताता हूँ सर। ज्यादा मुझे क्या होगा, 2 साल की जेल होगी, उसके बाद मैं वापस छूट जाऊंगा। फिर मुझे जो पढ़ना होगा मैं पढ़ूंगा ना। तो तुम ये मानते हो कि तुमने प्रीति जैन का मर्डर किया है? मैंने सलमा का भी मर्डर किया है। अम्मी जान तो बेवजह जेल में और भाईजान भी बेवजह फरार है। भाईजान को मैंने बहुत समझाया कि वो यहाँ आ जाए ताकि मैं खुद को आप लोगों के हवाले कर सकूं, लेकिन भाईजान मुझसे इतना प्यार करते हैं कि वो माने ही नहीं। उल्टा वो तो अम्मी को बेल दिलवाने के लिए तड़प रहे थे। सलमा को तुमने कैसे मारा? वो बदजात औरत अम्मी और भाईजान की पुलिस में कंप्लेन करने जा रही थी। मैं जा रही पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने की, तुमने मेरा रेप किया था। जफर, 18 साल का हो गया है तू, सारी जिंदगी जेल में काटनी पड़ेगी। मेरे भाई शाहिद पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसे पढ़ने दो, हमारी दुनिया से अलग रहने दो इसे। इसलिए अम्मी ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया। और प्रीति जैन को कैसे मारा? प्रीति जैन को मारने से पहले मैंने उसकी लाइफस्टाइल और उसके रूटीन को समझा। नेहा का दरवाजा खुला छोड़ देना और केके का दरवाजा बंद ना करना मेरा काम और आसान कर गया। फिर उस दिन जब केके अंदर गया तो उसके पीछे छुपकर मैं भी अंदर घुसा। मुझे लगा नेहा और केके को पता पड़ गया है, तो मैं थोड़ा डर गया था। हड़बड़ाहट में मेरे हाथ से हथौड़ा नीचे गिर गया था। उसके बाद मैंने उसे छोड़कर भाग गया। वकील साहब के पास प्रीति जैन को मारने के लिए दूसरी बार सुपारी आई थी, इसलिए अम्मी ने मुझे मिलने बुलाया था। देख शाहिद, तू चाहता है ना कि तेरी अम्मी बेल पे छूट जाए? जी अम्मी। तो अपनी अम्मी की खातिर एक खून और कर दे। मैं पीएमटी एग्जाम से? अरे 2 साल की ही तो बात है, 18 को छूट जाएगा तू। फिर ढेर सारा डोनेशन देके दाखिला करा दूंगी अच्छे मेडिकल कॉलेज में। बोल। जी। एक सुपारी तो कैंसिल हो गई थी, दूसरी सुपारी किसने दी? मुझे पता था जरीना को सुपारी दी गई थी, लेकिन बाद में राजेश ने फैमिली का भला सोचते हुए उसे कैंसिल कर दिया। उस औरत ने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी थी। रिहैब से वापस आ गया था, लेकिन प्रीति को नहीं भूल पाया। सुबह नाश्ते के टेबल पर शराब पीना शुरू कर देता था। मैं बदले के भाव से इतना भर गया था कि फिर से जरीना के वकील को सुपारी दे दी। अगर अपने बेटे के प्यार में अपना भावनात्मक संतुलन नहीं खोते ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। अजीब केस था ये। एक ही केस के फैसले में एक 55 साल के आदमी और एक 15 साल के नाबालिग लड़के, दोनों को जेल जाना पड़ा था। शाहिद एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था, कल वो एक अच्छा नागरिक बन सकता था, लेकिन अपने परिवार में फैले क्राइम के दलदल से वो बच नहीं पाया। जरीना की ही तरह ऐसे कई गैंगस्टर परिवार हैं जो अपने नाबालिग बच्चों से जुर्म करवाते हैं, और जब ये बच्चे रिहा कर दिए जाते हैं तो बाहर आकर भी इनकी दहशतगर्दी और जेल में हुई नेटवर्किंग के कारण उनका गुंडा राज चलता है। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। पुलिस और जुडिशरी इसकी गंभीरता को समझते हुए इसका लीगल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है। धानी! हाँ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम सब सपने देखते हैं, खुली आंखों से भी और बंद आंखों से भी। खुली आंखों से देखे गए सपनों को पूरा करने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, और जब वो सपने पूरे हो जाते हैं तो हम उसकी खुशियां मनाते हैं। लेकिन बंद आंखों से देखे जाने वाले सपनों पर हमारा कोई बस नहीं होता। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिल को खुश कर जाते हैं, और कुछ भय से आतंकित।
अभी तो टांगी थी। कहाँ? भूषण, ये क्यों ली तुमने? खेल रहा था मैं। कपड़ों से नहीं खेलते, और खास तौर पे ना औरतों के कपड़ों से तो बिल्कुल नहीं खेलते। ठीक है, समझ गए ना? गुड बॉय। अच्छा चलो जाओ, भी तुम्हारे पापा ढूंढ रहे होंगे ना तुम्हें। जाओ। संध्या, मेरी चाय बनाई? अरे वो चाय ना नहीं बनाई, मतलब फिर से भूल गई। अपने लिए वीडियोस बनाना तो भूलती नहीं हो तुम। अच्छा ठीक है, मार्केट में जाओ, जो भी चाय पत्ती मिले लेकर आना। माँ, मैं सॉक्स कहाँ गए? हे भगवान, कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है। खड़ी हो। ये क्या है? बैठी है उसी पर, ढूंढ रही है। सॉरी। संध्या, सुनो ना, तुम मार्केट जा ही रही हो तो आते वक्त माँ के घुटने का तेल लेकर आना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ बाबूजी, हम सब ठीक है। आप आ रहे हो ना? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। मैं महेंद्र जी की पत्नी हूँ। अच्छा। वो असल में मेरी सास के घुटनों के दर्द का तेल खत्म हो गया, तो जरा जल्दी दे दीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। माँ, आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज सरप्राइज करती है? क्या है? इनसे मिलिए। छाया, ये हाय, ऐसा लग रहा है कोई हीरोइन आ गई है घर पर। क्या है दीदी? अरे सच में बहुत। चलो दानी, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। अच्छा जीजू, देखो ना कैसी लग रही हूँ मैं। हमेशा की तरह खूबसूरत, लेकिन आज तो बिल्कुल अफसर लग रही हो। वैसे धर्मेश बड़ा नसीब वाला है, जिसकी किस्मत में तुम और एक हमारी किस्मत। जाने दो, इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। चलो दानी, छोड़ देता हूं तुम्हें। दीदी, दीदी, हाँ, आप भी मेकओवर करवा लो। जीजू ना दीवाने हो जाएंगे आपके। छाया, वो तेरी बातें चल छोड़, अब तू ना अपनी सुना। तेरे पति ने क्या तारीफ की तुझे देख के? भाई, हमेशा की तरह उन्होंने मुझे नोटिस नहीं किया, लेकिन रोनी, दीदी, रोनी लड्डू हो गया मुझ पर। तो ये रोनी का चक्कर छोड़ और प्लीज अपनी शादी को एक मौका दे। ये सब करके मौका दिया ना, कुछ हुआ क्या? नहीं। फिर दीदी, रोनी बाहर वेट कर रहा है, मुझे जाना है। आज हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो मैं चलूं? बाय। यार क्या वीडियो आई है यार, देखना यार। आज 23 अक्टूबर रात 9 बजे आपके सामने पेश है नई हीरोइन। अब यार संचरण, हमारी दीदी मिशन सक्सेसफुल। धानी, धानी, ये क्या क्या हो गया? हाँ, धानी तो उसे भाग के क्यों आई? हाँ, लेकिन लड़कों ने मुझे रोका, मेरे साथ बदतमीजी की। वो बहुत गंदे माँ, वो मुझे फिर से तंग करेंगे। नहीं नहीं, कोई तंग नहीं करेगा। हाँ, पुलिस स्टेशन जाकर उनकी कंप्लेन करेंगे ना, सारी अक्ल ठिकाने लग जाएगी उनकी। हाँ दीदी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं मेरे एरिया के पार्षद से बात करता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद करेंगे। डोंट वरी, चल आ जाओ। अच्छा दीदी, मैं चलूं? अरे थोड़ी देर और रुक जाती ना। नहीं दीदी, रोनी भी नहीं आया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे आज ऑटो से ही जाना पड़ेगा। और ज्यादा देर कर दी तो इस एरिया में ऑटो भी नहीं मिलेगा, आपको पता है ना। तो मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना। ठीक है, संभाल कर जाना है। जी दीदी।
आज पहली बार ऐसा हुआ कौशल्या कि महेंद्र बसल्टे हम लोगों को लेने भी नहीं आया। अरे कौन सी बड़ी बात हो गई, बच्चे सो रहे होंगे। दरवाजा क्यों खुला है? रानी, संध्या, रानी, आप सर मैं वही बदनसीब बाप हूँ। आप यही रहते? नहीं सर, हम लोग उज्जैन से आए आज सुबह ही और ये सब हो गया। और रात में हमने अपने बेटे बहू और पोती के बारे में एक पूरा सपना देखा था, इसलिए यहाँ पर आ गया। और जब यहाँ आए तो गेट खुला हुआ था, हमारा तो सब कुछ चला गया साहब। देखिए आप शांत हो जाइए, हिम्मत मत हारिए। अब जरा प्लीज बाहर लेके जाएंगे। किसी वैश्य दरिंदे का काम है ये। बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सबको सर। आशीष खून जमने लगा है। जिस तरह से इन्हें मारा है कि एक आदमी का काम नहीं हो सकता। सर धानी और महन सर इन दोनों का सेलफोन मिल गया, लेकिन संध्या का मोबाइल नहीं मिला सर। यही कहीं होगा, ठीक से ढूंढो। सर पूरा घर अच्छे से चेक किया सर, इन 2 फोन के अलावा कुछ भी नहीं मिला। घर से और कुछ गायब हुआ है? नहीं सर, घर में कोई चोरी नहीं हुई और ना ही कोई तोड़फोड़ की गई है सर। एक बात और सर, घर के किसी भी डोर से कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई है। का मतलब ये कातिल जो कोई भी है वो जान पहचान वाला था, लेकिन कौन? उसका मतलब सिर्फ कत्ल करना था या सिर्फ रेप या सिर्फ दोनों? एक जो कोई भी था वो यहाँ से आया होगा और साथ में उसकी कोई वजनदार चीज होगी, जैसे कि हथौड़ा या बैग। वहां खड़े रहकर उसने डोरबेल बजाई होगी, महेंद्र ने दरवाजा खोला होगा और जैसे ही दरवाजा खोला होगा उसने पहला वार किया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक ही आदमी एक के बाद एक 2 लोगों का रेप एक साथ कैसे कर सकता है, और वो भी ऐसी हालत में जब ये दोनों होश में थी। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस पूरे वारदात का असली मकसद क्या हो सकता है? रेप या फिर मर्डर? मकसद रेप का हो या मर्डर का, मेरे अपने पूरे करियर में इतना विभत्स और वैश्याना वारदात नहीं देखी। और इसकी हालत देखकर पता चलता है ये कातिल जो कोई भी है वो नॉर्मल कातिल या बलात्कारी नहीं है, एक वैश्य दरिंदा है, दरिंदा। फॉरेंसिक को बुलाओ और उनकी जांच पूरी हो जाने के बाद बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सब छाया जीजू क्या हो गया मेरे साथ? संध्या आपकी बहन थी? जी क्या बता सकती कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी या झगड़ा हुआ था? नहीं सर, उनके किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ठीक से याद करके बताइए। हाँ सर, कल शाम को 8:30 के आसपास ट्यूशन से लौटते हुए धानी को मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ रहे थे। बहुत डर गई थी रानी। अपने को संभालो, धानी। आशीष, इन तीनों के जितने भी दोस्त हैं और रिश्तेदार हैं मुझे सबसे मिलना है। चल। सर मैंने मेल कर दिया और उसके हार्ड कॉपीज में आपको। सर दानी को जिन लड़कों ने छेड़ा था उनको कुछ पता नहीं चला। सबके मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो, कुछ ना कुछ तो लीड जरूर मिलेगी। महेंद्र और दानी के मोबाइल से कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। सर बैंक से महेंद्र की बॉस आई है। सर मेरा नाम रिचा है, मैं बैंक गई तो पता चला आप महेंद्र के सबसे करीबी एसोसिएट से मिलना चाहते हैं। तो आप महेंद्र की सबसे करीबी एसोसिएट हैं? जी सर, महेंद्र की बॉस और अच्छी दोस्त भी।
उसने आपसे कभी इस बात का जिक्र किया था कि उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी, नॉर्मल दुश्मनी नहीं, ऐसी दुश्मनी जो नफरत की हदें पार कर जाए? नहीं सर, उसने ऐसी बात कभी भी नहीं की। वैसे उसकी अपनी बीवी के साथ कैसे संबंध थे? सर एक्चुअली वो अपनी वाइफ के साथ खुश नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वो उसे छोड़ भी नहीं पा रहा था। और प्रोफेशनल लेवल पर किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? क्योंकि हमने सुना है वो बैंक के डिफॉल्टर से लोन रिकवर करता था। हाँ सर, हो सकता है, क्योंकि इस टाइप की जॉब में खतरा रहता ही है। हाल फिलहाल में उसने किससे रिकवरी की थी? परवेज, वो एक डिजाइनर है, विजयनगर के पास उसकी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है। एक मिनट सर, ये रहा उसका कार्ड। सर मैं चलूं? ठीक है, थैंक यू। तुम जाके इस परवेज से मिलकर आओ, शायद कोई लीड मिल जाए। चल। सर महेंद्र जी लोन रिकवर के लिए आए थे, लेकिन मैं पैसों का इंतजाम नहीं कर पाया तो वो चले गए। जितनी आसानी से तू बता रहा है उतनी आसानी से लोन रिकवरी एजेंट्स वापस चले जाते हैं? नहीं सर, लेकिन जब वो आए थे ना तो मैंने उनसे माफी मांगी, समय मांगा, रिक्वेस्ट की, तो वो मान गए और चले गए। सर मेरी असिस्टेंट से पूछ लीजिए, ये थी उस दिन। हाँ सर। ठीक है, अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए थाने बुलाएंगे, चुपचाप आ जाना। क्या हुआ? हमने झूठ बोला, पुलिस को हम पर शक हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? भोनपुरी? आदि बुलाएगी मुझे? हाँ, बुला ले। सर, तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। तीनों को किसी वजनदार चीज से मारा गया है, जैसे कि कोई बैट हो या हैमर हो, ऐसा कुछ। सर तीनों ने अंत तक अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की थी, क्योंकि स्ट्रगल के मार्क्स भी मिले हैं। एक और बात सर, संध्या और धानी के मरने से पहले और बाद भी रेप किया गया था। क्या? ये सर, और रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि अपराधी नेक्रोफिलिया नाम की बीमारी का शिकार है। जाहिर सी बात है, इसलिए तो उसने मरने के बाद लाश के साथ भी सैडिस्ट। अपराधी एक थे या एक से ज्यादा? नहीं सर, पोस्टमार्टम में तो एक ही आदमी का सीमन मिला है। आशीष, नेक्रोफिलिया से पीड़ित जितने भी लोग होते हैं वो सेक्स मैनियक होते हैं, और अगर ये सेक्स मैनियक है तो इसका रेड लाइट एरिया में आना जाना जरूर होगा। शहर के जितने भी रेड लाइट एरियाज है वहां जाके पता करो कि वहां किसी सैडिस्ट आदमी का आना जाना है या नहीं। लाशों के साथ सेक्स करना इनका स्वभाव होता है। शहर के जितने भी मुर्दा घर है वहां जाके पता करो कि वहां ऐसा कोई केस रजिस्टर हुआ है या नहीं। सर, अरे इधर तू क्या कर रहा है? चल चल, हट हट हट, चल चल चल। यहाँ इतना सब कुछ हो गया शर्मा जी, और आप कहाँ थे? आपको कुछ पता ही नहीं चला। मेरे बेटे को उसके मौसी के घर छोड़ने गया था, अब लौटा तो पता चला ये सब हो गया। दीदी, उस दरिंदे ने किस तरीके से नोचा है इसको। दिव्या, दीदी जल्दी इसको अस्पताल ले जाते हैं वरना ये मर जाएगी। चुप, हम इसे अस्पताल नहीं ले जा सकते। पुलिस के चक्कर में आ जाएगा तो अपना धंधा बंद हो जाएगा। तो फिर हम इसका इलाज यही करेंगे। मुझे साहब से मिलना है। क्या काम है? साहब से ही मिलना है, मैं उन्हीं को बताऊंगा। आने दो उसे, आइए। साहब मेरा बेटा रणदीप कल रात से घर नहीं लौटा, प्लीज आप कुछ कीजिए ना। काम क्या करता है? साहब वो एक ड्राइवर है। फोटो लाए? जी, ये लीजिए साहब। किसके यहाँ काम करता है? पुलिस इस वैश्याना बलात्कार और हत्या के मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर ही रही थी
कि उनके सामने एक और केस आ गया। क्या रणधीर के लापता होने का इस केस से कोई संबंध था? ये रणधीर आपका ड्राइवर है क्या? हाँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि रणधीर मिसिंग है, उसके फादर ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है। साहब, मेरा बेटा रणधीर कल रात से घर नहीं लौटा। प्लीज आप कुछ कीजिए ना। आप जानते हैं वो कहाँ है? नहीं, हमें भी नहीं पता एक्चुअली। परसों शाम से वो गायब है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई फोन कॉल भी नहीं लग रहा है उसका। प्लीज आप उसे ढूंढिए, हमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन उसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ पता चलता है तो आप प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। रॉनी कहाँ है? मुझे क्या पता? देखो, झूठ मत बोलो। तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक ड्राइवर होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरी खुशी है, और तुम मुझे कभी खुश नहीं देख सकते ना। अगर ऐसा होता ना तो मैं 3 साल तक तुम्हें खुश नहीं होने देता। तुम्हारी खुशियों को मैं बहुत पहले कुचल देता। मेरी खुशी नहीं कुचल सके, इसलिए तुमने रॉनी को कुचल दिया। वो कैसे सर? क्राइम स्पॉट पे फोर्स एंट्री का कोई निशान नहीं था। इसका मतलब विक्टिम कातिल को बहुत अच्छे से जानता। वो शख्स रणधीर हो सकता है क्योंकि वो छाया को लेकर अक्सर उनके घर जाता होगा। बट रणधीर ऐसा क्यों करेगा? मोटिव क्या है? और क्या छाया इसके बारे में जानती है? एक काम करो, कल सुबह छाया को पुलिस स्टेशन बुला लो। सब आप लोग कैसी बात कर रहे हैं सर? रॉनी, आई मीन रणधीर, वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह है और कई सालों से हमारे पास काम कर रहा है। वो ऐसा कर ही नहीं सकता सर। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन सर, आप मेरी बहन और उसके परिवार के कातिल तक पहुंच नहीं पाए तो रणधीर जैसे शरीफ इंसान पे इल्जाम लगा रहे। वैसी बात नहीं है। हम सर प्लीज, रणधीर पे शक करने के बजाय आप कातिल को ढूंढिए तो बेहतर होगा। सर, तो मैं चलूं? सर, ये छाया तो रणधीर को लेकर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है। तुमने फोन किया था? हाँ सर, मैंने किया था। कहाँ मिले बॉडी पार्ट्स? सर, बॉडी पार्ट उधर है। आशीष, एक ही बॉडी पार्ट नहीं होगा, और भी होंगे। डॉक्टर को बुलाओ। सब सच सर, ये तो रणधीर है। हम इसे सस्पेक्ट समझ रहे थे, लेकिन ये बेचारा खुद विक्टिम निकला। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, सॉरी, लेकिन मुझे इस तरह से आपके बेटे को आपको हैंड ओवर करना पड़ा। हमें खबर लगने से पहले ही किसी ने इस तरह से उसे मार दिया था। रणधीर को बहुत समझाया सर कि इन बड़ी सोसाइटी वाली औरतों के चक्कर में ना पड़े, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और अपनी जान गंवा दी। क्या मतलब है आपका? हाँ सर, मैं रॉनी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये कोई गुनाह तो नहीं है ना। और शादीशुदा जिंदगी में प्यार मिले ये जरूरी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आपको हो सकती है। मुझे? क्यों? आपकी बीवी का आपके ड्राइवर रणधीर के साथ अफेयर था, जो 3 दिन से गायब था। उसका मर्डर हुआ है और उसके डेड बॉडी, उसके टुकड़े हमें मिले। कहीं आप मुझ पे तो शक नहीं कर रहे? अगर आप मुझ पे शक कर रहे हो तो मत कीजिए। मेरी बीवी का मेरे ड्राइवर के साथ पिछले 3 साल से अफेयर चल रहा है, मुझे पता है इस बात। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मुझे इन संबंधों से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो मैं रणधीर को क्यों मारूंगा? एंड प्लीज एक्सक्यूज अस, मेरी वाइफ ने अपने प्रेमी को खोया है।
इसे इसका मातम तो मनाने दीजिए प्लीज, लीव अस अलोन। हेलो, हाँ अब जो कुछ भी तुम लोगों ने किया है सब सच सच बताना शुरू कर दो। सर हमने कुछ नहीं किया है सर। झूठ मत बोलो। तुम लोगों की धानी पर गंदी नजर थी, उसे छेड़ते थे, उसका पीछा करते थे, उसे छूने की कोशिश करते थे। हम मानते हैं साहब कि हमने उसको छेड़ा। साले, छूने से दिल नहीं भरा तो उसके घर पर जाकर उसका रेप कर दिया, उसके बाप को मारा, उसकी माँ को मार कर उसके साथ भी रेप किया तुम लोगों ने। नहीं साहब, ना ही हम उसके घर पे गए थे, ना हमने रेप किया, ना मर्डर किया साहब, बल्कि उस वक्त हम अपने घर पे थे साहब। हाँ साहब, हम सही बोल रहे साहब। और साहब हम भागे थे, लेकिन साहब अगले दिन जैसे हमें खबर मिली, और साहब क्योंकि सब हम डर गए थे कि आप लोग हमें पकड़ लोगे साहब। पकड़ तो तुम वैसे भी जाते थे, ठीक है, तुम्हें सच नहीं बोलना है ना, कोई बात नहीं। आशीष, इन तीनों के डीएनए सैंपल टेस्ट के लिए भेज दो और शुरू हो जाओ। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। रोटी रोटी रोटी। अबे हमारे यहाँ पान मिलता है, रोटी नहीं। रोटी। ये तुझे कहाँ मिला? साहब, इस संध्या भाभी बहुत दया करती थी, रोज खाना खिलाती थी। अब वो है नहीं, फिर मेरे पास आया था और संध्या भाभी के मोबाइल के बदले रोटी मांग रहा था। तुम्हें कैसे पता ये संध्या का मोबाइल है? क्योंकि संध्या भाभी हमारे ही दुकान पर रिचार्ज करवाती थी सर, अपना साइड बिजनेस है सर। इस मोबाइल में जितना भी डेटा मिलता है सब रिट्राइव करो और पता करो इसे ये फोन कहाँ मिला था। और हाँ, पक्की बिल्कुल नहीं। हेलो सर। आप? सर मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बताना है। आइए अंदर। सर एक्चुअली महेंद्र ने 23 अक्टूबर की शाम को मुझे एक मेल किया था, जो मैंने आज चेक किया। क्या था मेल में? सर उसका और परवेज का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, यहाँ तक कि परवेज ने उसे जान से मार देने की धमकी भी दी थी। सर आप लोग। परवेज, तुझे पता है ना पुलिस से झूठ बोलने की सजा क्या होती है? तूने कहा था महेंद्र के साथ तेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर? सर मैंने सच ही बोला था। झूठ बोलता है? हमारे पुलिस स्टेशन की कुम्मल कुटाई बहुत फेमस है। वैसे भी इंदौर में ठंड पड़ने वाली है, हड्डी ऐसी दुखेंगी ना तो उसे नाम याद आ जाती है। पता था उसे? उस दिन जब महेंद्र शॉप में आया था तब। ये लैपटॉप कहीं का कर ले जाना। महेंद्र रुक जा, बहुत महंगा पड़ेगा तुझे। क्या करेगा? क्या करेगा? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। एक झटके में तुझे और तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। जो करना है कर ले, चल। सर सिर्फ कोई धमकी थी, उसे डराने के लिए। डराने का बहुत शौक है ना तुझे? सर परवेज से मुझे बहुत डर लगता है, वो एक सैडिस्ट है। फिजिकल रिलेशन के टाइम पर भी वो बहुत वायलेंट हो जाता है। लेकिन मैंने महेंद्र की बेटी और उसके वाइफ के साथ रेप नहीं किया सर। सर ये ऐसे नहीं मानेगा, चल तू थाने चल। सर ट्रस्ट मी सर, मैंने महेंद्र की बेटी और वाइफ का रेप और मर्डर नहीं किया सर, सच बोल रहा हूँ मैं। तू सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? तो तेरे डीएनए टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। ले चलो इसे पुलिस स्टेशन। सर फोन का डेटा रिकवर हो गया है। देखिए सर। हमारी दीदी संध्या दीदी। धानी आई, उसने शिकायत की, महेंद्र और धानी चले गए, छाया चली गई, संध्या चली गई, फोन वहीं छोड़ कर गए, रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गए, डोरबेल बजी, उसने महेंद्र पर वार किया, शायद वहां हाथापाई हुई होगी। महेंद्र, ये संध्या आई, ये क्या किया तुमने? संध्या को मारा। संध्या के अलावा और भी आवाज है, ये आवाज कातिल की आवाज है। ये धानी आई, महेंद्र के पास बैठी, उसने धानी को घसीट लिया। धानी को छोड़ दो। मैंने बच्ची को भी नहीं छोड़ा।
फिर महेंद्र के पास आए। इसी हैमर से इसने तीनों को मारा है। इस हैमर का स्क्रीनशॉट लो और ऐसा हैमर कहां मिलता है ये पता करो। लेकिन सर इस वीडियो में सिर्फ वॉइस सैंपल्स ही हैं। इस वॉइस सैंपल को एक्सपर्ट के पास भेज दो और हमारे जितने भी सस्पेक्ट है उनके एक्चुअल वॉइस से इसे मैच करो। राइट सर। एक और बात, संध्या के मोबाइल से हमें इस वीडियो के अलावा कुछ और वीडियोस भी मिले हैं। ये सारे वीडियोस मुझे सेंड करो, मैं हर एक वीडियो देखूंगा। और ये वॉइस सैंपल हमारे खबरियों के पास भी भेज दो। अगर इस वॉइस से मिलती जुलती किसी की भी आवाज मिलती है उठाकर लेकर आओ। चल। ये है मेरी प्यारी माँ जो सिर्फ काम करती है, नो आराम। तुम्हारा और संध्या का क्या रिश्ता था? सर आपको पता तो है कि मेरी वाइफ की बड़ी बहन थी। सिर्फ बड़ी बहन थी तो तुम्हारा पहला प्यार? अगर धर्मेश छाया को अपना लेते और मुझे भुला देते तो छाया इतनी दुखी नहीं होती। सर हम एक दूसरे से प्यार करते थे। तो शादी क्यों नहीं की? तो वही जात बिरादरी, उसको अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना था और इसीलिए उसने उस लूजर महेंद्र से शादी कर ली। अगर बात जात बिरादरी की थी तो उसी की छोटी बहन से कैसे शादी कर ली? सर क्योंकि छाया बेवकूफ थी, मेरे फंसाए जाल में फंस गई, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके उसने मुझसे शादी कर ली। तो ऐसा करके तुम संध्या को पाने में कामयाब हुए? कहाँ सर, संध्या तो मुझे हमेशा इग्नोर ही करती रहती थी। इनफैक्ट मुझे वो उल्टा रिश्तों की अहमियत समझाने लग गई। धर्मेश, रिश्तों की अहमियत को समझो। मैं अब महेंद्र की पत्नी हूँ और तुम मेरी बहन छाया के पति। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। बस इसके बाद हमारे बीच में दूरियां बढ़ती गई, हमारे रास्ते अलग होते गए। संध्या मुझसे दूर होती गई, मैं छाया से दूर होता गया और इन्हीं बढ़ती दूरियों के बीच में छाया ने हमारे ड्राइवर रणधीर के साथ रिलेशन बना लिया, जिसके लिए तुम्हें कोई एतराज नहीं था। राइट सर। क्योंकि मैं संध्या के रहते छाया से दूर रहना चाहता था, इसलिए मैंने रणधीर को उसके पास आने दिया। संध्या पर गुस्सा तो तुम्हें जरूर आया होगा ना, और उसी गुस्से में आकर तुमने संध्या और उसके परिवार को मार डाला। सर जिसके प्यार को मैं अपने दिल से नहीं मार सका, मैं उसको क्या मारूंगा? जो प्यार करने वाले होते हैं ना, तो अपनी प्रेमिका की बहन को फंसाकर उससे शादी नहीं करते। तुम हमारे प्राइम सस्पेक्ट हो, समझे? इसका डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो। रेड लाइट एरिया और मुर्दाघर से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। हाँ भाई बोलो। वो ताकत की दवाई, ये रही दवाई, ये लो और अपनी बीवी को जाके खुश करो। क्या बात है, आज तो आप बड़े बदले बदले लग रहे हैं। अरे 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 तू बाहर कैसे आ गया? संध्या भाभी, भाभी जाते जाते चुप 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 हाँ हाँ चुप जाते जाते। ये सर शर्मा जी का घर। खोलो इसे। सर इसको बचाने के लिए मैंने सबसे झूठ कहा, क्योंकि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और महेंद्र हमारे पड़ोसी थे और इसका उनके घर आना जाना था, तभी इसी के ऊपर शक करते, इसलिए पानी पानी। नाम क्या है तुम्हारा? भूषण। भूषण? पड़ोस में जो संध्या भाभी? अच्छी, बहुत अच्छी, गुड बॉय बोलती थी। दादी भी अच्छी।
मुझे जाना है उनके पास। हाँ, अभी तुम आराम करो, फिर हम जाएंगे, ठीक है? अब इसे बांध कर मत रखिए, हमारा शक नहीं है इस पर। लेकिन सर, आशीष, आई एम सॉरी सर, बट भूषण पे शक ना करने की वजह जान सकता हूं? मेरा तजुर्बा। क्यों? मेरे तजुर्बे पे शक है तुम्हें? नॉट एट ऑल सर। दिव्या क्या है? काफी दिनों से आ रहा हूं, दिव्या दिख नहीं रही है और आप मिलने भी नहीं देते। बताइए ना, दिव्या क्या है? मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? क्या दिव्या दिव्या लगा रखा है? वो कहीं भी हो, तुझसे मतलब? चलना मेरे साथ, चलना। चल रहा है? नहीं। चल निकल यहाँ से। क्या है ये? हेलो दिव्या, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम इस आदमी का स्केच बनवा सकती हो? जी सर। इसकी कॉपीज हर खबरी के पास पहुंच जानी चाहिए और उनसे कह दो कि मुझे आज के आज रिजल्ट चाहिए। सर, इसे जानते हो? अरे ये तो सूरज है, आयुर्वेदिक दवा वाला। कभी कभी आता अपनी वैन लेके। इसकी वैन का नंबर याद है या इसका मोबाइल नंबर? वैन का नंबर तो नहीं पता, लेकिन फोन नंबर मुझे पता है। ये ससुरा आता हमारी दुकान पे रिचार्ज करवाने। इसका मोबाइल नंबर दो हमको। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से सेक्स वर्कर पर अत्याचार करने वाले सूरज का पता लगाया, लेकिन ये सूरज अनदेखे और अनजाने अंधेरों में गुम हो गया था। इस वक्त वो कहां है और उसका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को नहीं पता था। इससे पहले कि सूरज किसी और को अपना शिकार बनाए, इंदौर पुलिस के लिए हर हाल में सूरज को पकड़ना बहुत जरूरी हो गया था। क्या ऐसे वैश्य अपराधी सूरज को पुलिस पकड़ पाएगी? शर्माना छोड़ और ये बता कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भाई। क्या हुआ? वो जो ग्रीन साइड में जा रही है ना, वो मेरी बीवी है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मेरी मर्दानगी का राज तुम्हारा चूरन है। भाई तो ऐसा कर, तूने 2 महीने की दवाई इकट्ठी लेके चला जा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अरे पैसे का क्या है, जितने उतने दे दे, बाकी बाद में देखा जाए, ठीक है? खुश रहे। इंदौर से गुजरने वाली एबी रोड पर 3 जगह पर हमें बॉडी पार्ट्स मिले थे, जिसमें से इंदौर की बॉर्डर खत्म होने के पहले हमें रणधीर का सिर मिला था यहाँ। मतलब अपराधी या तो इंदौर से देवास की तरफ जा रहा था या फिर महू की तरफ आ रहा था। हमें बॉडी पार्ट्स देवास की तरफ जाने वाले साइड पे मिले थे, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब वो देवास की तरफ ही जा रहा है। सर, आपको लगता है सूरज का मामला और रणधीर की हत्या का टुकड़े फेंकने के बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आशीष, सूरज की स्केच तुमने हर चेक पोस्ट पे भेज दी थी ना? जी सर। वहां से कोई खबर? अभी तक तो नहीं सर। सूरज के जैसी एक वैन ने 2 दिन पहले देवास नाके को क्रॉस किया था। तो मतलब वो कंफर्म देवास गया है। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। चलो। गाड़ी के लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, उस गाड़ी की लोकेशन तो नहीं मिली, लेकिन उसका फोन अभी देवास में ही एक्टिवेट है। मुझे देवास के लोकल पुलिस की मदद लगेगी। सर, हम वहाँ के एसपी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम उस फोन की लाइव लोकेशन आपको सेंड करते हैं। थैंक यू। और कितना मिनट? सर 20 मिनट। सर, लगता है फोन स्विच ऑफ हो गया है। लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रहा है। लास्ट लोकेशन क्या था? बस स्टॉप के पास। बस स्टॉप के पास। देवास पुलिस पहुंच गई? जी सर। देवास पुलिस को इन्फॉर्म करो, देवास से बाहर जाने वाली सभी चेक पोस्ट पे नाकाबंदी लगा दो। सर।
जय हिंद सर। फॉलो करो। ओके सर। उठ उठ। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? इस आदमी को जानता है? मैं इनका पेशेंट हूँ। मैं ना ताकत की दवाई लेता था इनसे। क्या बात है, आज तो आते ही मूड बन रहा। दोनों ऊपर, बाकी सब अंदर। इसे संभालो। व्हाट? बोल, क्यों किया है सब? बोल, क्यों किया? साहब, अपनी लत की वजह से मेरे को अलग अलग औरतों की जरूरत होती है साहब। मैं अपने ऊपर ना कंट्रोल नहीं रहता साहब, पागल हो जाता हूँ। तेरे लत के बारे में हम सब जानते हैं। फिर रणधीर को क्यों मारा तूने? मेरी उसकी मैडम पर भी निगाह थी। अरे थोड़ी सी पूछताछ की साहब, उसने मेरे गिरेबान पकड़ लिया। फिर क्या, मैंने काट दिया और फेंक दिया। और संध्या और उसके परिवार को क्यों मारा? मेरी उसके ऊपर बहुत पहले से निगाह थी, लेकिन जब वो उस दिन मेरी दुकान पर आई ना अपनी सासू माँ की दवाई लेने, बस साहब तभी मैंने सोच लिया अब की बार उसकी ही बारी। साहब उसके घर भी गया, दरवाजा उसके पति ने खोला। ये करके मैं निकलने वाला था कि अचानक से मुझे फिर तलब लगी। मैंने संध्या और उसके बेटे के साथ फिर से वही सब किया जो मैं बदसीधी दिल तो करता है कि तेरी चमड़ी खींच कर तेरे टुकड़े कर दूं। कानून ने मेरे हाथ बांध कर रखे हैं। इस दरिंदे के खिलाफ ऐसी चार्जशीट बना, इसे फांसी ही होनी चाहिए। सूरज के भोले चेहरे के पीछे इतना भयानक और इतना वहशी चेहरा छिपा होगा, इसकी किसी को भनक तक नहीं थी। लेकिन अपनी सूझबूझ और चतुराई से इंदौर पुलिस ने सूरज को न सिर्फ एक और रेप और मर्डर करने से रोका, बल्कि भोली चंदा की जान और आबरू दोनों बचाई। पुख्ता सबूतों के साथ पुलिस ने सूरज को अदालत में पेश किया और उसे कानून से कड़ी सजा दिलवाई। अगर सूरज पुलिस के हाथ ना लगता तो वो न जाने और कितने मासूमों पर अत्याचार करता, उनकी जान लेता। याद रखें, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना आपको और आपके परिवार को खतरे में डाल सकता है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।